नमस्कार, आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और मेरे साथ हैं जयंत गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज, जो इन्वेस्टर एडवाइजरी कंपनी है। मिस्टर गुप्ता, धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी में हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट के पैनल का रिपोर्ट। इस पैनल के रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं आगे जाके सेबी की तरफ से। आपका पहला रिएक्शन क्या है कि किस तरह की चेंजेस ये लेकर आ सकता है ये रिपोर्ट? देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे जैसे खुद रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लॉ बिल्कुल सही है, ना सेबी को ज्यादा पावर देने की जरूरत है, सारे लॉ है। वहां पर सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी की जरूरत यह है कि उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि सेबी एक तरफ तो बोल रहा है कि लॉ में कंप्लायंट है, फिर दूसरा बोल रहा है कि सस्पेशन है इसलिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो बोलते हैं कि ये जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, जिसको उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, चिकन एंड एग स्टोरी, तो इस पे क्लैरिटी की जरूरत है। आपने सस्पिशन की बात की तो यहाँ पर रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले 6 एंटिटी थी, जिसमें 4 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है और एक कॉर्पोरेट एंटिटी और एक इंडिविजुअल है जिन्होंने पहले कुछ शॉर्ट्स किए थे अडानी स्टॉक्स पे F&O मार्केट में, और रिपोर्ट के आने के बाद उसको स्क्वायर ऑफ कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हुआ। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कैश मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर शॉर्ट पोजीशंस का कुछ है नहीं, लेना देना, अनलेस इंट्राडे हो। तो ये जो सस्पिशन है, इस सस्पिशन को सेबी कैसे आगे ले जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस तरह से बना है कि इंस्टीट्यूशंस नेकेड शॉर्ट्स तो नहीं कर सकते, कर तभी सकते हैं जब आपके पास पोर्टफोलियो हो और जिसको आप हेज कर रहे हो। तो आप ये सेबी कैसे इसको लेके आगे ले जाएगी? देखिए, यहाँ पे जो आप वर्ड सस्पिशन यूज कर रहे हो ये दूसरा है। जो रिपोर्ट में बाकी चीजों के बारे में वर्ड सस्पिशन यूज किया गया तो दूसरा है। यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे तो फैक्चुअल है कि शॉर्ट सेलिंग हुई। सो वन फैक्ट इज एस्टेब्लिश कि शॉर्ट सेलिंग करी। सेकंड फैक्ट इन्वेस्टिगेशन से आगे आएगा कि क्या शॉर्ट सेलिंग जो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है उसमें थी या नहीं। अगर फ्रेमवर्क ऑफ लॉ में थी तो कोई एक्शन नहीं होगा, अगर फ्रेमवर्क लॉ में नहीं थी तो देखना पड़ेगा किस लॉ का वायलेशन और क्या वायलेशन हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि क्या जो शॉर्ट सेलर थे उनको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जानकारी थी या नहीं थी। अगर इनको हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जानकारी थी तो ये एक थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मामला होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जानकारी का मतलब है कि आपके पास और यू वेर समहाउ रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तो वेरी क्लियरली कहता था कि हम ओवरसीज मार्केट में शॉर्ट जाएंगे बॉन्ड्स और सिंथेटिक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाके, और इंडिया में तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में ना ही वो रजिस्टर्ड है और ना ही सेबी का ज्यूरिसडिक्शन है हिंडनबर्ग में। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है आगे जाके ये किस तरह से रूप लेगा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट बॉडीज और इंडिविजुअल्स, क्योंकि वहां पर तो हेजिंग का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट अलाउ करता है उनको जाके हेज करने के, शॉर्ट्स करने के लिए। और अपना हमारा फ्रेमवर्क भी इस तरह से बना है कि आपको अगर शॉर्ट्स करने हैं तो आप F&O मार्केट में जाइए, वहां पर शॉर्ट कीजिए, ना कि कैश मार्केट में, जहां पर आपको अलाउड नहीं है अनलेस आपके पास सिक्योरिटीज हैं बैक करने के लिए। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये तो डेटा के बेसिस पे पता लगेगा कि सेबी के पास क्या डेटा है, कितना वॉल्यूम है शॉर्ट सेलिंग का, किसने किया है, क्या ट्रिगर था। और अगर वो जस्टिफाइड है तो सेबी कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर जस्टिफाइड नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर होगा। अब जैसा आप कैसे देखेगा कि मान लीजिए मैंने जिंदगी में कभी शॉर्ट नहीं किया है, बट हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले मैंने 1 लाख शेयर शॉर्ट किए हैं, तब कहीं ना कहीं आ जाएगा कि इंटेंशन क्या थी। अगर मैं रोज 10,000 15,000 शेयर किसी कंपनी के शॉर्ट कर रहा हूं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुझे 15,000 की जगह 20,000 कर दिए, तो भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
तो यहाँ पे तो सारा ट्रेडिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आपकी क्या एसोसिएशन है और क्या आपकी नेटवर्थ है, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके बेसिस पे होगा। तो सेबी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करी उसके बेसिस पे किसी को पेनलाइज कर देगा, ऐसा नहीं है। दे विल गो एंड चेक एवरी पॉसिबल एंगल बिफोर टेकिंग एक्शन। रिटेल इन्वेस्टर्स का भी काफी रोल है, कहा किया है, क्योंकि ये कहा गया था कि रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस फॉल से। आपको लगता है कि सेबी आगे जाके कुछ मेजर्स लेगी जिससे वो जो रिस्क ले रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स वो कम हो जाए? सेबी ने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एफएनओ में लॉस करते हैं, फिर भी वो आते हैं एफएनओ में। तो ये जो लॉस जो हो रहा है उनको, और ऐसे इवेंट के जब ऐसे इवेंट आते हैं तो ये एम्पलीफाई हो जाता है वो लॉस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूं कि सेबी जो है, अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे पास कैश मार्केट होगा, एफएनओ मार्केट होगा, तो दोनों मार्केट एग्जिस्ट करेंगे, पैरेलली साइड बाय साइड चलेंगे। दूसरा ये है कि मार्केट की रिस्क अलग अलग है, कैश मार्केट की रिस्क अलग है, एफएनओ मार्केट की रिस्क अलग है। सेबी टाइम टू टाइम, स्टॉक एक्सचेंजेस टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को और बताते रहते हैं कि रिस्क क्या है। पहले तो हमको ये मान लेना चाहिए कि इक्विटी मार्केट, चाहे ये कैश मार्केट हो चाहे एफएनओ मार्केट हो, ये रिस्क फ्री मार्केट नहीं है, रिस्क जरूर है इसमें। अब ये है कि कैसे हम इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो मैं किसी भी हालत में ये नहीं चाहूंगा कि लॉस को कंपनसेट करा जाए सेबी के द्वारा या एनएसडीएल के द्वारा या एनएससी के द्वारा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम चीज है इंफॉर्मेशन की और एजुकेशन की। इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम देते रहते हैं कि किस एफएनओ में क्या पोजीशन है, कितनी ओपन इंटरेस्ट है, कितना है, कौन सा बैन है, क्या है, सब कुछ आती है। दूसरा, सेबी ने जो डेटा दिया कि 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, ये वो लोग भी पढ़ते हैं जिन्होंने लॉस किया है, ये वो लोग भी पढ़ते हैं जिन्होंने प्रॉफिट किया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको कोई भी रेगुलेशन नहीं बदल सकता है। जो जुआ खेलने की आदत लग गई कि मैं हारना हूं फिर भी मैं सोचता हूं अगली चांस में मैं जीत जाऊंगा, तो वही एफएनओ में लोगों को है कि वो सोचते हैं कि ठीक है, मैंने पिछली बार 5 लाख का लॉस किया था, इस बार मैं 10 लाख लगाता हूं और हो सकता है मेरा पूरा लॉस कवर हो जाए। 100 में एक आदमी का हो भी जाएगा, लेकिन 99 आदमी फिर लॉस करेंगे। तो ये चीज सिर्फ एजुकेशन से खत्म हो सकती है और सेल्फ रिस्ट्रेंट से। कोई भी रेगुलेशन सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं इम्पोज कर सकता, ये आदमी को इंटरनली आता है। ये कहना है कि कोई रेगुलेशंस लेकर नहीं आ सकते या कोई मेजर्स नहीं लेकर आ सकते जिसकी वजह से जो अननेसेसरी रिस्क जो रिटेल ले रहा है एफएनओ में उसको कम किया जा सके, या अगर ऐसे इवेंट होते हैं तो उस इवेंट के केसेस में रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे करना चाहिए या उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होती है कि रेगुलेशन उसके बाद चेंज नहीं हो सकते, उससे बढ़िया नहीं हो सकते। रेगुलेशन तो जैसे ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी, रेगुलेशन कीप ऑन मॉडिफाइंग और बढ़ते रहेंगे, अच्छे होते रहेंगे। बट मेरा ये कहना है कि किसी भी जैसे इस तरह की इवेंट हुई हिंडनबर्ग टाइप, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो थी सेबी के जुरिडिक्शन में नहीं थी, तो इसमें तो सेबी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली होती तो वो हॉल ऑफ करा जाता, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था, उसको पेनाल्टी हो सकती थी अगर फॉल्स डेटा के बेसिस पे किया होता। तो ये तो ऑलरेडी रेगुलेशन है। लेकिन अगर मार्केट वोलेटिलिटी में ऐसा नहीं हो सकता है कि जरा से मार्केट वोलेटिलिटी आई तो मार्केट बंद कर दिया या आपने इन्वेस्टर को बोला कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये मार्केट के हेल्थ के अगेंस्ट होगा। इसलिए इन्वेस्टर को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ज्यादा वोलेटिलिटी हो उसमें या तो मार्केट से निकल जाए या पार्टिसिपेट फ्रेश ना करें। मिस्टर गुप्ता, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। ये थे जयंत गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के। धन्यवाद।